जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैजी में। मैं कमाल फैजी आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 1993 में जो प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था, पीटी जो हुआ था शिक्षकों की भर्ती के लिए, वह प्रथम पाली के ग्रुप ए के सभी प्रश्न पत्रों 100 क्वेश्चंस का उत्तर सहित हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। अभी जैसा हम सब जान रहे हैं कि बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली जो होगी वह अब बीपीएससी के माध्यम से होगी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और फिर उसके अनुसार शिक्षकों की बहाली होगी। अब वो समय ख़त्म हो गया कि जो आप मुखिया जी और जिला परिषद और प्रमुख जी के द्वारा बहालियाँ होती थी, वो अब सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। बीपीएससी जो है इसकी बहाली कराएगी। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये आपके पल पल की अपडेट्स और पूरे भर्ती प्रक्रिया तक हम आपके साथ रहेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो हम सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। यानी प्रश्न जो है बहुत ही ईजी है। पहले जो था वह केवल जीके जीएस पूछता था, लेकिन अभी तक तो सिलेबस आया नहीं है। तो सिलेबस आने के बाद क्लियर होगी क्या क्या पूछेगा। लेकिन बीपीएससी के हाथों में जब एग्ज़ाम कराने का जिम्मे दिया गया है, तो बीपीएससी का जो बेस होता है वह जीके जीएस तो किसी भी कीमत पर छूट नहीं सकता है। जो भी होगा 50% जीके जीएस तो रहेगा ही। तो हम पहले से अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे ताकि एग्ज़ाम का जब डेट आ जाए, सिलेबस आ जाए, तो हमें किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह कौन है। यानी आपको बताना है कि कथकली जो नृत्य है वह किस राज्य का नृत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि कथकली जो होता है वह किसका होता है, केरल का होता है। और आंध्र प्रदेश का, इसमें आपका यक्षगान कर्नाटक हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है और कथकली किसका होता है, केरल का आता है। अगर मोहिनी आइटम रहता तो वह किसका हो जाता, तमिलनाडु का हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा 1 नंबर मुंबई। और इसका नाम क्या है, नहाओ सेवा मुंबई। अब इसका नया नाम जो है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, जो कहाँ पे है, मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। उन राज्यों का आपको नाम बताना है कि कावेरी जो जल विवाद है वह किन 2 राज्यों के बीच है। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 4, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जो जल विवाद है जिस पे समझौता हो चुका है, तो यह किन 2 राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और उसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, आपको इसमें पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। और अगर यही पूछ देता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वह कौन हो जाता, A.O. ह्यूम। तो इसके कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत, यानी वाटरलू का जब युद्ध खत्म हुआ उसके उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेज दिया गया। उसको निर्वासन जीवन व्यतीत करने के लिए नेपोलियन को भेज दिया गया। और कहाँ भेज दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप पर वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए वहाँ पे भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का कहने का मतलब होता है कि सभी धर्मों को सहअस्तित्व, सभी धर्मों को एक नज़र से देखता था। तो वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों का समान रूप से मान्यता देना। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अकबर। अकबर जो है वह मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाता था, सभी धर्मों को मान्यता देता था, सभी धर्मों को समान नज़र से देखता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ऐसे नए लोग जान जाएंगे। ये शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ को भारत का बिल्डर भी कहा जाता है, मध्यकालीन भारत का बिल्डर भी कहा जाता है।
ये इन्होंने जो भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लाल किला हो गया, दिल्ली में जामा मस्जिद हो गया, इन सभी का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहाँ ने करवाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। ये आपका 9 है। तो 9 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब, कब ब्रिटेन की शासक थी? जब। तो इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। क्राउन के शासन के अधीन कब लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत को कहाँ दे दिया गया? तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट क्राउन के हाथों में दे दिया गया। उससे पहले 1858 से पहले जो था वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह अपने हिसाब से यहाँ पे शासन व्यवस्था अपनाए हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940। 1940 में जो था वह यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार विभाजन की मांग की थी, यानी अलग देश पाकिस्तान की मांग किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, और इसमें ईस्वी भी दे रहा है सन 1911 ईस्वी में। सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ? तो इन चारों में से आपको सही उत्तर छांटना है कि हुआ क्या। तो इसमें तो देख रहे हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तो असहयोग आंदोलन तो क्या हुआ था? 1920 में आरंभ हुआ और 22 तक चला था। तीसरा को देख रहे हैं मेरठ में विद्रोह, ये भी नहीं है। कांग्रेस लीग समझौते में हस्ताक्षर हुआ, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1761। पानीपत जो है वह हरियाणा में स्थित एक स्थान है जहाँ पे युद्ध हुआ था, और पानीपत के 3 युद्ध हो चुका है। प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का वह हुआ था 1526, उसके बाद 1556, 2656 और 1556, और तीसरा कौन है? 1761 में। तो 26, 56, 61 तीन पानीपत का युद्ध हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो देश है किस दिन गणराज्य घोषित हुआ? हमारा भारत जो है स्वतंत्र तो हो गया कब? 15 अगस्त 1947 को ही, 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ। लेकिन यह गणतंत्र कहने का मतलब कि शासन व्यवस्था जो है वह एक संवैधानिक तरीके से चलाया जाएगा। तो यह कब घोषित हुआ? तो 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारत देश में संविधान लागू हो गया, और उस दिन से पूरे भारत जो है वो गणराज्य हो गया, गणतंत्र घोषित हो गया। इसीलिए हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न को देखेंगे। 14वां प्रश्न है, संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? यहाँ आपको देखना है कि संविधान के कौन सा जो मौलिक अधिकार है जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देखते हैं समानता के अधिकार हैं ही, स्वतंत्रता का अधिकार है ही, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ही, और इसमें काम पाने का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकारों में नहीं किया गया है। ऐसे जब आप संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त व्यक्तियों को समानता की अवसर, ये सारी चीज़ आ जाता है, स्वतंत्रता के अधिकार सारी चीज़ आ जाता है, पूरा प्रियम्बल। चलिए उतना समय नहीं कि आपको हम सुनाएं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। पूरे 100 क्वेश्चन है। पहले जो एग्जाम होता था बीपीएससी जो टीचर्स के लिए एग्जाम लेती थी वो केवल जीके जीएस ही पूछता था। तो चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा जो होता है, दो सभा है भारत में, अपर और लोअर। तो एक लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 वर्षों का। और राज्यसभा जो है वह क्या है? एक अस्थाई सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा का विघटन होता है
लोकसभा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सदन होता है और इसके प्रत्येक 2/3 सदस्य जो होते हैं वह 2 वर्षों पर रिटायरमेंट होते रहते हैं। तो इसका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। वही अगर यहाँ पे पूछ देता है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। तो क्या प्राप्त हो? यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कब हटा सकता है? तो इसका कंडीशन देखेंगे हम लोग, क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन कह रहा है कि न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव को, तो कोई बार एसोसिएशन प्रस्ताव पारित करेगा तो उसको नहीं हटा सकते। तो ये पहला ही आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं और विकल्पों को। दूसरा विकल्प कह रहा है कि न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों द्वारा स्वीकृत का प्रस्ताव, ये भी नहीं होगा। आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित के प्रस्ताव, ये भी नहीं होगा। संसद के 2 सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव यानी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ये भी सर्वोच्च न्यायालय से ही आ गया। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या होती है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वह अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट किस उम्र में वह रिटायरमेंट पाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। ऐसे अब यह क्या कर दिया गया? 66। यह पुराना क्वेश्चन उस समय का था, अब ये कितने वर्षों का हो गया है? 66 वर्ष हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी राज्य विधान में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? यानी राज्यों में जो होता है, जो एक सदनीय राज्य है जहाँ पे केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही है, तो वहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है वह अधिकतम कितना हो सकता है? तो यह अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। और कुछ ऐसे भी सदस्य हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ जो क्या है? द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का मतलब कि वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे अभी अपने बिहार में थोड़े दिन पहले विधान परिषद सदस्यों का चुनाव हुआ था, वो स्नातक क्षेत्र वाले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो एक सदनीय होंगे वो वहाँ केवल विधानसभा होता है, और जो 2 द्विसदनीय राज्य होते हैं वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, यानी भारत में जो है कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक है कि नहीं, वह किस आधार पर निर्धारित होती है? तो हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर है जन्म स्थान या सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। तो इस कोई भी व्यक्ति जो है वह भारत में जन्म लेता है, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसे जन्म से ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी सामूहिक रूप से जो होते हैं मंत्रीगण मंडल जो होते हैं, कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, वह किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलिए तो इस पृष्ठ के सभी प्रश्न खत्म हो गए। बढ़ते हैं हम लोग अगले पृष्ठ पे, और अगले पृष्ठ पे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 21 को। तो प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? यानी यहाँ पे 4 आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं ABCD में, और इनमें से बताना है आपको कि कौन ऐसे थे जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के समय वह राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो भारत की एक बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री रह चुकी है, और पद पे रहते भी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इंदिरा गांधी जो थी वह जिसमें प्रधानमंत्री चुनी गई थी उस समय वह किस सदस्य थी? तो लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, यहाँ जो मंदिर है वह कौन सा मंदिर है? बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बौद्ध मंदिर है। तो बताना है आपको कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जावा जो एक द्वीप है वहाँ पे एक मंदिर है, बौद्ध मंदिर, जिस मंदिर का नाम क्या है? बोरोबुदुर का
प्रसिद्ध मंदिर है और यह जावा द्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, मराठा में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? जब मराठा राज्य का शासन था, मराठों का शासन था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री का पद था तो उसको क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है आपका पेशवा कहा जाता था। उस समय जो मराठा के समय जो प्रधानमंत्री जो सबसे उच्च पद था उसको क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। यानी मंत्रिपरिषद में जितने सारे मंत्री थे तो पद के अनुसार उनका क्या कर दिया गया था? अलग अलग नाम दे दिया गया था। प्रधानमंत्री का जो पद था उसको पेशवा कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन यह एक बुक है और इसकी जो रचनाकार किसने रचना किया है, रचनाकार का नाम बताना है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन ये किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती। भारत भारती के लेखक कौन है? तो ये तो बहुत ही क्या कहते हैं फेमस क्वेश्चन है। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। ऐसे प्रश्न जो होते हैं एक आध दो राइटर वाले क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और इसके अलावा जितने सारे आपके पास सोर्स उपलब्ध हो रहे हैं सभी सोर्सों से अपनी पढ़ाई को कीजिए और एकदम जान लगा दीजिए, क्योंकि मौका बार बार सबको नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक का नाम बताना है आपको। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और यह भारत के फर्स्ट पीएम थे। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 27 नंबर। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके एक पार्ट में हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे और फिर वीडियो के अगले पार्ट में बचे हुए 50 प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो देख रहे हैं लगातार 3 जो है प्रश्न आपके केवल बुक और उसके राइटर ने लेखक से ही पूछ दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, जरूर ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों पे। कह रहा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम बताएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस राधा कृष्णन। और एस राधा कृष्णन के बारे में हम लोग जानते हैं। एस राधा कृष्णन कौन थे? तो यह हमारे भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे भारत के यह थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का 2 कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति के पद पे बैठाया गया था, इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? अफ्रीकी देशों में से 4 अफ्रीकी देशों का नाम बताया गया है और इनमें आपको बताना है कि कौन था जो सबसे पहले क्या हुआ, फ्री हुआ, यानी अपने आप को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घाना। घाना जो है वह पहली अफ्रीकी देश था जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जीके गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? अलीगढ़ में एक अलीगढ़ मोहम्मदो एंग्लो इंडियन यूनिवर्सिटी भी है, तो अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका आता है 31 क्वेश्चन आता है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। कहाँ पे है? तो अजमेर में है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो ये जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और भारत में जो होता है प्रत्येक 10 वर्षों पर कुंभ मेले का जो आयोजन होता है प्रत्येक 10 वर्षों पे होता है और भारत के 4 ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे यह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो उसका हम ट्रिक भी आपको बताते हैं कि उसका बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि ई न ऊ ह, मतलब ई से हो गया इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। उसके बाद 9 से हो जाएगा नासिक, उससे हो जाएगा उज्जैन और ह से हो जाएगा हरिद्वार। तो इन 4 स्थानों पे जो होता है बारी बारी से आज इस बार यहाँ हुआ तो अगले 10 वर्ष में वहाँ पे आयोजन होगा और इन्हीं 4 स्थानों पे घूम घूम के आयोजन होता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो नासिक में तो होता है, हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होता है, मथुरा में जो है कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंभ मेला का कहाँ पर नहीं लगता है, तो मथुरा में नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार यानी बर्मा में किस प्रकार क्यू की शासन प्रणाली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिक शासन जो है उस समय, जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था, यह बात उस समय की हो रही है, तो बर्मा में सैनिक शासन व्यवस्था उस समय कायम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम जिस समय होता है उस समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से उसका आंसर देना पड़ता है। पटना नगर निगम की आय का स्रोत बताना है। पटना जो नगर निगम है उसके आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिक्री कर जो है इसके आय का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। हमारे भारतीय संविधान जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो कौन सा ऐसा स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही। कहीं देश के किसी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहने का मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, आप अपने मन में क्या आपका चल रहा है, आप अपने मन के वक्तव्य, मन में जो आपका एक्सप्रेशन है उसको आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो यह अभिव्यक्ति है। उसके बाद कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी कोने में आप आ जा सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपनाने की आवश्यकता है, आप अपने इच्छानुसार किसी भी तरह का व्यवसाय अपनाकर आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं है। यह जो अधिकार कब कर दिया गया, तो 1944वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया, और आप अपने आय से अधिक संपत्ति अगर आप रखते हैं तो आप पे क्या होती है, जांच होती है, और अगर आप गलत पाए जाते हैं, कानून के विरुद्ध पाए जाते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया आप पे चालू होती है। तो जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान में जो है किसका स्वतंत्रता नहीं है, तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं है। आप अपने आय के अनुसार संपत्ति रख सकते हैं, आय से अधिक संपत्ति अगर होती है आपकी तो आप पे जांच बैठ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पूरे विश्व के लगभग 60% जनसंख्या जो होती है वह कहाँ निवास करती है, तो वह आपके एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व के 60% जनसंख्या निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा है। यानी सवार हम लोग जो कार यूज़ करते हैं सवारी के लिए, तो उसका जो मूल उत्पादक देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है, डेट्रॉयट। और ये जो है मोटर कार उद्योग के लिए सबसे फेमस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पल्लव। ऐसे आप इसको भी याद रख सकते हैं, महाबलीपुरम, इसमें भी प है और इसमें भी प है, तो पूरम पल्लव यानी महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, नीदरलैंड जिसका नया नाम क्या हो गया, हॉलैंड, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, गिल्डर है। चलिए तो 42 प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया। बढ़ते हैं हम लोग 43वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। चलिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं विश्व में आर्थिक रिपोर्ट जो है उसके अनुसार हमारा जो देश है भारत, वह जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर हम लोग नंबर 1 हो गए हैं जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। खगोलीय पिंडों के ज्ञान को जब हम अर्जन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है खगोल विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है
गीत सेठी। तो गीत सेठी जो है यह एक व्यक्ति का नाम है और यह किस खेल से संबंधित, यहाँ 4 खेलों का नाम दिया गया है और एक व्यक्ति है गीत सेठी, तो इनका संबंध किससे है, तो गीत सेठी का संबंध किससे है, बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था, तो सब लोग जानते हैं क्रिकेट जो अभी सबसे फेमस खेल है, कोई खेल लोग देखे या ना देखे लेकिन क्रिकेट जरूर देखते हैं, तो क्रिकेट खेल का आरंभ कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो हम लोग जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क का जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, यह कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो उस समय जो था उस समय के अनुसार तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुटरस घाली, लेकिन अभी ये नहीं है, अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो उस समय के अनुसार तो जॉन मेजर थे, अभी करंट में देखना होगा, अभी मेरे ध्यान से हट रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अभी एंटनी ऐसा कुछ करके नाम है, चलिए तो इसको आप देख लेंगे, मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, याद नहीं है। अगला 50 नंबर प्रश्न कह रहा है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हम लोग 100 में से 50 प्रश्नों को देख चुके हैं, अब बचे हुए 50 प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ऐसे 1-2 प्रश्न बचे, 3 प्रश्न बचे हुए, 4 प्रश्न बचे हुए, उसके बाद ये पूरा पृष्ठ खत्म हो जाएगा। चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, दिल्ली में विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर और न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेरल्ड फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, बताना है आपको कि किसी भी राज्य की प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, और यह किस राज्य की थी, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और यह पूरे भारत की प्रथम महिला थी जो राज्यपाल के पद पर आसीन हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 54वां प्रश्न है भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसको प्रमाणित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक जो होता है वो कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष जिसको प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और बचे हुए इसके 46 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, अपने पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।